सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित जो पूरक पुस्तक है बेटा, उसका सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र द्वारा रचित है। इसमें आपने पहले 2 पार्ट पढ़े हैं बेटा। पहले पार्ट में दिखाया है कि किस प्रकार से राजस्थान का इलाका जो रेतीला है उसके अंदर जो संघर्ष करने की, पानी को प्राप्त करने की जो जिजीविषा है, जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उस पर फोकस किया गया है। यह रचना लेखक द्वारा एक राज्य विशेष की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि जीवन की जो जीने की इच्छा है, जो पानी प्राप्त करने के लिए कितनी अतल गहराइयों में वे अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं, यही तो उनकी पहचान है। यह रचना धीरे धीरे हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जो एक कविता ही नहीं, कहानी नहीं, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यही तो हमारी हिंदी भाषा की पहचान है, और इस ताल में ही विद्यार्थियों को शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। इसी की तो इस बुक की पहचान है, वितान पाठ्य पुस्तक की। बेटा, राजस्थान में कुएं का निर्माण जो किया जाता है वो किस प्रकार से, चेलबांजी जो है वो कुएं की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करके ही करते हैं। इस काम को ही चेजा कहते हैं। कुएं निर्माण में कितनी सावधानी से चेजारो जो है काम करता है, यह इस पाठ में दर्शाया गया है। बूंद बूंद पानी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। दूसरा ये बताया कि किस प्रकार से कुएं और कुएं में अंतर होता है बेटा। कुआं चौड़ा होता है, उसकी गहराई भी ज़्यादा होती है, और 100-150 से 200 हाथ पर जो पानी हमें प्राप्त होता है खड़िया पट्टी के बाद में, वह इन कुओं द्वारा ही हमें मिलता है। यह आमतौर पे खारा होता है, जो पीने के काम में नहीं आता है। उसके बाद में ये बताया कि खड़िया पट्टी के ऊपर रेतीले सतह में जो वर्षा का पानी समा जाता है, वो धीरे धीरे रिस करके इन कुइयों में जो खाली जगह बनाई गई है खुदाई से, उसमें इकट्ठा होता है, जो पीने के काम में आता है। ठीक है। दूसरा ये बताया कि जहाँ लगाव होता है वहाँ अलगाववाद भी होता है। जहाँ आपस में मिलाप होगा वहाँ कुछ अलग होने के भाव भी हमें दिखाई देंगे। ठीक है। तो रेत के कणों के बारे में ही बताया है कि जिस प्रकार से काली और दोमट मिट्टी में एकदम इतना मेल मिलाप हो जाता है, तो जैसे ही धूप निकलती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और वे उस दरारों में से जो भाप बन करके पानी बाहर निकलता है, जिससे मिट्टी सख्त हो जाती है। लेकिन रेत के कणों में इतने अलग अलग रहते हैं, वे बारीक एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो पानी है वो वाष्प बनकर नहीं उड़ने पाता है। उसके बाद है
कि किस प्रकार से दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा कि मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। पानी जब गिरता है तो ये कण भारी हो जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इनमें हर बूंद जो है वो समा जाती हैं और कुएं में फिर वो अमृत जैसा पानी हम जो बूंद रिस रिस कराती है वो एक मीठे पानी के रूप में हमें प्राप्त होती है। आगे बेटा 3 रूपों में जो पानी को बांटा गया है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी जो बताया था बेटा कल मैंने कि किस प्रकार से धरातल पर बहता है, ये बरसात से हमें मिलता है, नदी तालाब में इसको रोका जाता है। और दूसरा जो रूप है वो पाताल पानी है बेटा, जो हमें भूमि में खड़िया पट्टी के नीचे से प्राप्त होता है। आमतौर पे खारा होता है, पीने के काम में नहीं आता है। और तीसरा रेजानी पानी जो कुएं से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इन तीनों के बीच, दोनों के बीच में, पालर पानी और पाताल के बीच में पानी का जो तीसरा रूप है वो रेजानी पानी है, जो धरातल से नीचे उतरता है लेकिन पाताल में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से कल ये बताया बेटा कि पानी की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को कैसे नापा जाता है। उसके लिए जो रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हम उंगलियों के माध्यम से भी नापते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। यह आप पहले भी आ चुका है कि रेजानी पानी जो खड़िया पट्टी मिलने नहीं देती, जो भूजल है उसमें खारे पानी में, वो अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। कई बार ऐसी पट्टी नहीं होती है, जो खड़िया पट्टी होती है जो उसको पानी को रोकती है, वो पाताल पानी में जा कर के मिल जाता है। तो उसका जो मुख्य रूप होता है, मीठा जो रूप होता है, अमृत जैसा जो रूप होता है, वो खत्म हो जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर क्या हो जाता है बेटा, खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। इस मुख्य रेजानी पानी को पाने के लिए कुएं बनाना वास्तव में एक सभ्य कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। ठीक है, 4-5 हाथ का ही घेरा जो बनता है उसका, और उसी गहराई को देखना 60 और 65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले जो चेजारो होते हैं, कुएं बनाने में दक्ष लोग जो होते हैं, सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, वे कितनी सावधानी से इस कार्य को करते हैं, ये वास्तव में ही उनके लिए काबिले तारीफ है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। कुएं की जो चिनाई की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, वो क्या है, सबसे उत्तम श्रेष्ठतम काम है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। थोड़ी सी भी चूक हो जाए बेटा, कोई थोड़ी सी भी गलती रह जाए तो वे चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर तब अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी धसके नहीं। देखना किस प्रकार से बताया कि थोड़ी सी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है, एकदम लंबी खुदाई नहीं होती है। डोल या मलबे से, डोल से क्या निकाला जाता है, बाल्टी से या डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है। ठीक है, चिनाई करने का मतलब है कि उसके चारों तरफ या तो मोटे रस्से का घेरा बनाया जाता है या फिर ईंट मिट्टी की जो ईंट होती है, मसाला होता है, उससे चिनाई करके, ताकि वो बराबर में जो मिट्टी है बेटा वो धसे नहीं, खिसके नहीं, अंदर न आए। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। ठीक है, नीचे आप 10-20 हाथ की गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि कितनी गर्मी बन जाती है और वहाँ हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है। ठीक है, जब जितनी भी गहराई में जाएंगे उतनी ही तेज मुट्ठी भर रेत जो है वो नीचे डाला जाता है। क्योंकि मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को
यहाँ से वहाँ उड़ा देती है। वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है जो हवा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो गर्म हवा होती है, नीचे गर्म जो ठंडी हवा होती है ऊपर, और नीचे गर्म हवा होती है, तो गर्म हवा में चेजारों को थोड़ी बहुत राहत देने के लिए ये किया जाता है, मुट्ठी भर के रेत फेंका जाता है। और पसीने में नहीं नहा रहे चेलबांजी को राहत दे जाती है। पसीने में थोड़ी सी ठंडी हवा उसको चेलबांजी जो चिनाई का काम कर रहा है, नीचे खुदाई का काम कर रहा है, उसको राहत दे जाती है। थोड़ी सी आराम, थोड़ा सा आराम उसको मिल जाता है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है, और भी मुश्किल काम होता है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी होती है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, ईंट की चिनाई से रोका जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वहाँ मिट्टी से ईंट जो मिट्टी होती है चिनाई से, जो ईंट की, उससे भी रोकना मुश्किल हो जाता है। तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है ताकि वो उसमें धंसे नहीं, गिरे नहीं, और वो मिट्टी अंदर न आए। तो इसलिए अंदर ही मिट्टी किसका घेरा बनाया जाता है बेटा? रस्से का। रस्से से घेरा बांध उसको बना करके बांध दिया जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप होती है बेटा एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, ठीक है, जिससे रेशे निकलते हैं उस प्रकार की मिट्टी वो होती है बेटा, खीप नाम की एक घास होती है, ठीक है। जिस प्रकार से अपने शण होते हैं बेटा, उससे रेशा निकाल करके और उसको जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगता है। 3 उंगली जो होती है बेटा, 3 उंगली, ये इतनी मोटी रस्सी होती है, 3 उंगली, ठीक है। तो उससे इतना मोटा रस्सा उसमें बटने लगता है। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। पहले दिन जो कोई खुदाई होती है वो 10 हाथ होती है बेटा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की देखना, इस चित्र में आपने दिखाई देगा कुएं पर सजगता, सावधानी का जो पहरा होता है, किस प्रकार से सावधानी रखी जाती है चारों तरफ कि कोई भी किसी प्रकार से अचानक कोई पशु, हिंसक जीव या कोई बच्चा एकदम आकर के इसमें ताके नहीं, झाके नहीं, देखे नहीं। कोई अनहोनी से बचने के लिए इसके चारों तरफ जो है बाड़ लगा दी जाती है या उसको रुकावट के लिए कोई न कोई प्रबंध कर दिया जाता है। तो इस पर जो सावधानी का जो पहरा है वो दिखाई देता है बेटा। आगे इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, इसके तल पर, ठीक है। जिस प्रकार से मान लो कि कोई कुएं खोद दी जाती है, इस प्रकार से कुएं खोदी गई है, तो उस कुएं के अंदर जो ये नीचे मिट्टी निकल गई बीच में से, इस मिट्टी में से इसके चारों तरफ यू गोलाई में क्या बना दिया जाता है? घेरा बना दिया जाता है। नीचे से यू ऊपर ले जाते हैं और इसका सिरा ऊपर की तरफ रहता है ताकि वो मिट्टी जो है इसे, ये जो रस्सा है ये मिट्टी को अंदर न आने दे बेटा। इस प्रकार से पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा गोला बनाते चले जाते हैं बेटा, ठीक है। पहले दिन की जहाँ चिनाई होती है वहाँ तक ही रस्से की गोला बना करके बिछा दिया जाता है। इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। ऊपर जो पहला जो गोला डाला गया था उस पर दूसरा दबाव डालता है, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा। इस प्रकार से नीचे जो रस्से हैं वो रस्से का गोला है वो नीचे बैठता चला जाता है और उस मिट्टी को रोके रहता है। और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। जो घेरा है वो एक के ऊपर एक बैठता चला जाता है, रस्सी, ठीक है। तो रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, उसको पकड़े रहते हैं, उसको डांटे रहते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। जो मिट्टी खोदी गई थी उसकी जगह वो रस्सा जो घेरा बनाया गया था, गोला जो बनाया गया था, वो नीचे सरका दिया जाता है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। ऊपर जो जगह बच जाती है उसमें
नया रस्सा बांध दिया जाता है गोलाई करके और उसको नीचे से सरका दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। भी रस्सा इकट्ठा न हो इसलिए बीच में उन रस्सों के ऊपर ही, जो 3 उंगली का मोटा रस्सा होता है उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत जो 2 या 4 जो चक्कर है वो किसका बेटा, ईंट और चूने की चिनाई भी कर दी जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। ठीक है, कि एक घेरा आए उसमें केवल 15 हाथ की लंबाई रस्से की होनी चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। बेटा देखना रस्सा कितना लंबा चाहिए कि उसका घेरा जो हो चारों तरफ आता है। तो इस प्रकार से उसका व्यास बताया है कि रस्से की कुल लंबाई जो है 150 हाथ हो जाती है 8-10 लपेटे खपाने पर ही। यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए, अगर 30 हाथ की गहराई कुई की हो गई है तो उस मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती। 4000 हाथ लंबी रस्सा वो चाहिए मोटा। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। ठीक है, नए जो नई पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ रस्सा बन रहा है या कुई खोदी जा रही है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न ही खीप ही। कहीं कहीं पर तो क्या होता है कि ज़्यादा खुदाई, जो पत्थर होता है पथरीली ज़मीन होती है वो नहीं मिलती, और न ही खीप जिससे हम रस्सी बांटते हैं बेटा, वो रस्सा जो मोटा बांटा जाता है। लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। ठीक है, उस मिट्टी को रोकने के लिए लकड़ी के जो होते हैं बेटा लंबे लट्ठे उनसे होती है। लट्ठे अरणी, बैन जिसको कैर कहते हैं, बावड़ या कुंबट के पेड़ों की डगालों से जो मोटी टहनी होती है उससे बनाए जाते हैं। ये लट्ठे जो होते हैं वो ये अरणी के होते हैं, कैर के होते हैं, बावड़ या कुंबट के पेड़ों की। ठीक है, टहनियाँ होती हैं, तना होता है या मोटी टहनी होती है इसकी। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। अच्छी, उम्दा, श्रेष्ठ लकड़ी जो है वो अरणी, जो ऊपर बताया था अरणी पेड़ है बेटा उसकी होती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी नहीं मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है, अर्थात मिट्टी को रोकना है किसी भी तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि अरणी की लकड़ी हमें प्राप्त नहीं होती है तो आग का जो पेड़ होता है बेटा, जो बिल्कुल कमज़ोर सी होती है, उससे भी काम ले लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खेत की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापणी कहते हैं बेटा। इसको सापणी कहते हैं बेटा, जो लट्ठे की बंधाई होती है। ठीक है, सांप के घेरे की तरह। देखा होगा सांप बैठा होता है कुंडली मार करके, तो वो उसका घेरा किस प्रकार से होता है, एक दूसरे में यूं एक दूसरे के ऊपर। तो यही बात है कि जब कहीं पर खीप कम मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है बेटे, लट्ठे से क्या बनाया जाता है, इस मिट्टी को रोकने के लिए एक घेरा बनाया जाता है और इसका नाम जो है वो क्या देते हैं, बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। जो बंधाई होती है वो चारों तरफ से लट्ठे गाड़ करके, ठीक है, और इसको हम सापणी भी कहते हैं। देखना ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रस्से को बांट के ऊपर ये व्यक्ति और नीचे एक एक घेरा नीचे डालता जा रहा है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है, 10-5 घेरे हो जाते हैं, तो इसको एक नीचे यूं का यूं सरका दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ देखना, क्योंकि इसकी व्यास जो गहराई है ना, इसका घेरा जो है वो बिल्कुल ही 4-5 हाथ का है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है दूर से देखने पर। ठीक है, तो इसमें के अंदर ही ये चला जाता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। वो मिट्टी को खूब अच्छी तरह से जांचता है, परखता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जब ये खड़िया पट्टी आ जाती है नीचे बेटा,
तब सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं फिर। ठीक है, उस पल में नीचे जो पानी है वो रिस करके आना शुरू हो जाता है और चेजारो जो है इसमें काम करने वाले लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजगता उत्सव का अवसर बन जाती है। जब कुई सफलता से इसकी खुदाई हो जाती है तो एक त्यौहार सा मनाया जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। इस कुई पे जो काम करते हैं उन लोगों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ की परंपरा भी है, रिवाज भी है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। एक विशेष तरह का उत्सव मनाया जाता है जब सफलतापूर्वक कुई का निर्माण हो जाता है। चेलबांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। पहले के समय की बात बताइए, पूरा विशेष भोज का आयोजन होता था, लेकिन चेलबांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट उपहार दिए जाते थे। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। उसके साथ जो संबंध बनता था, नाता बनता था चेजारों के साथ, वह उस दिन समाप्त नहीं हो जाता था जिस दिन कोई सफलतापूर्वक बन जाती थी। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर उन्हें याद किया जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत क्या है बेटा, कुई खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। और इस प्रथा को क्या कहा गया है बेटा, आज प्रथा। ठीक है, इस प्रथा के तहत जो है, जो कुई का निर्माण करने वाला लोग थे बेटा, चेजारो जिसको कहा गया है, वो उसको ये नहीं है कि कुई का निर्माण सफलतापूर्वक हो गया तो उसको उससे नाता टूट जाता था। इसके बाद भी उसे वर्ष भर क्या किया जाता था, हर तीज त्योहार पर, विवाह पर, मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी। ठीक है, तो और फसल आने पर खलियान में जो अपने जहाँ पर फसल रखी जाती है बेटा, पैर जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, खलियान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर अलग भी लगता था। अर्थात उनका अलग से ही उनके नेग का उनके को उपहार के रूप में देने के लिए एक नाता होता था, एक नेग दिया जाता था उन्हें कि भाई उनका अलग से ढेर बना दिया जाता था अनाज में से ही। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब के और पहले के रिवाज में बताया है बेटा कि पहले जो था उनका वर्ष भर ध्यान दिया जाता था। हर त्यौहार पे, तीज त्यौहार पे, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर उन्हें नेग या भेंट दी जाती थी। और फसल में भी उनका विशेष जो है क्या रखा जाता था बेटा, अलग से अनाज रखा जाता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस लट्ठे से ये बनाया गया है चारों तरफ। इसको रोक दिए गए हैं। ठीक है, बाहर की मिट्टी को अंदर न धंसने पाए इसलिए मिट्टी का देखे लट्ठे का निर्माण किया गया। इसी को हम जो बंधाई हुई है इसको हम सापणी कहते हैं। ठीक है, कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करते करते वे लोग भी क्या बन जाते हैं, इस कला में निपुण हो जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जो मेघवाल के हाथों से 200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। देखिए क्या कहा कि जो जैसलमेर में अनेक गांव हैं, अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा और मेघवालों द्वारा जो कुइयाँ बनाई गई थी वो आज भी बिना रुकावट के अब भी हमें पीने के लिए वो पानी वहाँ उनको लोगों को दे रही हैं। बेटा ये जो चैप्टर है यहाँ तक हुआ, इसमें आपने पढ़ा किस प्रकार से कि कुई के निर्माण में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इस आधार पे प्रश्न नोट करें कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये आगे इसमें पढ़ेंगे और इस प्रश्न को लिखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।